राजनीतिक लेख। महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश, असहयोग आंदोलन। बहादुर सिंह रावत, चंचल। सन 1915 में उदारवादियों व उग्रवादियों के एक हो जाने से कांग्रेस पुनः सशक्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध काल में होम रूल आंदोलन के संचालकों की मांग के फलस्वरूप अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए जिस नीति की घोषणा की, उससे भी भारतीय आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ा और वे सोचने लगे कि अंग्रेजों द्वारा लोकतंत्र के लिए लड़े जाने वाले युद्ध के बाद भारत में भी उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसने आगे का राष्ट्रीय आंदोलन अपने नेतृत्व में अपने ढंग से चलाया तथा उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1919 से 1947 तक के काल को भारतीय राष्ट्रीयता का गांधी युग कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के इस काल में उसका नेतृत्व मुख्यतः गांधी जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेने से पहले महात्मा गांधी सन 1893 में एक अधिवक्ता के रूप में एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां की गोरी सरकार द्वारा गोरे व काले लोगों के बीच भेदभाव की नीति बरतते हुए भारतीय समेत काले लोगों के साथ जो अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन अर्थात पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाया तथा उस आंदोलन में उन्हें बहुत सीमा तक सफलता भी मिली थी। अपने उत्तम अनुभव के साथ गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर उसे जन आंदोलन बनाया। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। गांधी जी जनवरी सन 1915 में भारत आए तथा जैसा पॉलक ने कहा है, वे अफ्रीका से अपने साथ जीवन का एक विशेष दर्शन तथा एक ऐसी राजनीतिक पद्धति लाए जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। अफ्रीका में भारतीयों सहित काले लोगों के लिए गांधी जी ने जो कुछ किया था उससे वे भारत में भी लोकप्रिय हो चुके थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी व विपिन चंद्र पाल आदि पुराने नेताओं का उत्साह कुछ ठंडा पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व स्वतः महात्मा गांधी जी के हाथों में आ गया। चंपारण में सत्याग्रह। सन 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की तथा वे भारतीय राजनीति का अध्ययन करने लगे। सन 1917 में गांधी जी को राजनीति में सक्रिय भाग लेने का अवसर भी मिल गया, जब उन्हें यह समाचार मिला कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती में लगे वहां के किसानों पर अंग्रेजों द्वारा अनेक प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे और उसके परिणाम स्वरूप वहां के किसानों का बड़ा भारी शोषण हो रहा था। समाचार मिलते ही गांधी जी स्थिति का जायजा लेने स्वयं चंपारण के लिए चल पड़े, पर उनके चंपारण पहुंचते ही वहां के कमिश्नर ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। गांधी जी उसके आदेश की परवाह न करते हुए चंपारण के किसानों की समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की प्रक्रिया में लग गए। अंत में बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हस्तक्षेप किया और गांधी जी को अपने जांच कार्य को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी। गांधी जी ने जांच कार्य पूरा करके अपना एक प्रतिवेदन बिहार सरकार को दिया और उसके आधार पर बिहार की विधानसभा ने 1917 का चंपारण कृषि अधिनियम 1917 पारित किया और उससे चंपारण के किसानों की कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो गईं। भारत में उनके प्रयत्नों की ये पहली विजय थी। इससे गांधी जी को ये विश्वास हो गया था कि अफ्रीका में उनके द्वारा प्रयुक्त शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रयोग भारतीय समस्याओं के सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है। अहमदाबाद में अनशन। इन्हीं दिनों अहमदाबाद के मिल मजदूरों की ओर से भी गांधी जी से ये प्रार्थना की गई कि वे उनके वेतन वृद्धि के प्रयासों में सहायता करें। वेतन वृद्धि के प्रश्न को लेकर वहां मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे तथा वहां के मिल मालिक उनकी मांग के प्रति पूरी तरह उदासीन थे। पहले गांधी जी ने मिल मालिकों से मिल मजदूरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया, पर जब मालिकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इससे मालिकान दब गए और अनशन के केवल चौथे दिन ही गांधी जी का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्होंने मजदूरों की वेतन वृद्धि कर दी। गांधी जी द्वारा दिए गए शांतिपूर्ण सत्याग्रह के ये प्रयोग
व्यापक क्षेत्र में सत्याग्रह के प्रयोग की एक भूमिका मात्र थी। खेड़ा में आंदोलन। अभी गांधी जी बिहार में ही व्यस्त थे कि उन्हें गुजरात के खेड़ा क्षेत्र से ये समाचार मिला कि भीषण सूखे के कारण वहां के किसान लगान देने में असमर्थ थे और सरकार लगान की वसूली में असाधारण सख्ती कर रही थी। महात्मा गांधी तुरंत वहां पहुंचे और वहां के किसानों को अपना समर्थन प्रदान किया। इससे किसान संघर्ष तीव्रतर हो गया और वहां कर न दो आंदोलन अर्थात नो टैक्स मूवमेंट चलने लगा। अंत में इस आंदोलन में भी गांधी जी सफल हुए और सरकार को किसानों से समझौता करना पड़ा। सहयोग से असहयोग के मार्ग का अनुसरण। इस प्रकार जिस समय महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आए, वे भारतीय शासन की त्रुटियों व कमियों के प्रति सचेत होते हुए भी अंग्रेज व ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे तथा वे समझते थे कि भारतीय शासन की त्रुटियों को प्रकाश में लाए जाने पर ब्रिटिश सरकार उनका उपचार अवश्य करेगी। यही कारण था कि उस समय चल रहे प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जन धन से पूरी सहायता किए जाने की अपील भारतीय जनता से की। शासन की ओर से भी उन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई, पर बाद में कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिनसे गांधी जी क्षुब्ध हो गए और वे सहयोग छोड़कर ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के मार्ग पर चल पड़े। जिन अनेक घटनाओं ने गांधी जी को सहयोग से असहयोगी बनाया और जिनके कारण वे ये कहने को विवश हुए कि मेरे हृदय में ऐसी सरकार के लिए न सम्मान रह सकता है और न प्रेम, जो अपनी अनैतिकता की रक्षा के लिए एक के बाद एक अनैतिक कार्य करती चली आ रही है। उनमें मॉन्टफोर्ट सुधारों की अपर्याप्तता, रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर समिति का प्रतिवेदन तथा खिलाफत के प्रश्न पर अंग्रेजी शासन का रवैया प्रमुख थीं। पृष्ठ संख्या 88। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में अनेक घटनाएं थी, जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं। 1. मॉन्टफोर्ट सुधारों की अपर्याप्तता। प्रथम महायुद्ध 1914 से 1918 मित्र राष्ट्रों के द्वारा इस सिद्धांत की रक्षार्थ लड़ा गया था कि प्रत्येक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए इसी आधार पर अंग्रेजी सरकार ने ये वचन भी दिया था कि भारत में भी शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। परंतु विश्व युद्ध के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के आधार पर सुधार किए जाने हेतु सन 1919 में जिस भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया, उससे वो कुछ भी नहीं हुआ जिसकी आशा भारतीयों को थी। अकाल, महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोपों से भारत की दशा पहले से ही बिगड़ रही थी। इस स्थिति से भारतीयों का असंतोष भड़का और असहयोग आंदोलन के रूप में उसने उग्र रूप धारण कर लिया। 2. रॉलेट अधिनियम। आतंकपूर्ण क्रांतिकारी कृत्यों का सामना किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके संबंध में जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में 2 विधेयक भारतीय व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किए गए, जिनका उद्देश्य भारत रक्षा कानून की व्यवस्था को स्थायी बनाकर सरकार द्वारा लोगों को मनमाने ढंग से जेल में डाल देने का अधिकार प्राप्त करना था। पंडित मोतीलाल नेहरू के शब्दों में विधेयक का सारांश था, न वकील, न अपील और न दलील। ऐसे काले कानूनों के विधेयकों का विरोध होना स्वाभाविक ही था। गांधी जी ने, जो युद्धकाल में अंग्रेजी सरकार के सहयोगी रहे थे, ये स्पष्ट देखा कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता का स्थान शक्ति के मनमाने दुरुपयोग ने ले लिया है, तो उन्होंने 2 फरवरी 1919 को ये घोषणा की कि इसके विरोध में वे सत्याग्रह करेंगे यदि उक्त विधेयक पारित किए जाएंगे। विधान परिषद में जब प्रस्तावित विधेयकों पर विचार हो रहा था तो गांधी जी ने भारत के वायसराय को पत्र लिखा और ये स्पष्ट कर दिया कि सरकारी नीति के कारण सत्याग्रह के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई मार्ग शेष नहीं रह गया था। गांधी जी ने इसके साथ ही सत्याग्रह करने का निश्चय किया और उसके लिए बम्बई में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। समाचार पत्रों में सत्याग्रह संबंधी शपथ प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि अपने अंतःकरण से ये अनुभव करने के कारण कि विधेयक स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध और व्यक्ति के मूल अधिकारों के लिए घातक है, हम ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि कानून बनने पर हम उनके रद्द न होने तक सविनय अवज्ञा करेंगे।
अपने इस संघर्ष में हम पूर्ण रूप से सत्य का अनुसरण करेंगे तथा जीवन, व्यक्ति अथवा संपत्ति के प्रति हिंसा से दूर रहेंगे। परंतु गांधी जी की उक्त चेतावनी के बावजूद 18 मार्च 1919 को रॉलेट अधिनियम पारित हो गया। अतः गांधी जी ने यह घोषणा की कि इसके विरुद्ध सत्याग्रह का आरंभ देशव्यापी हड़ताल द्वारा होना चाहिए। तत्कालीन लिबरल पार्टी को छोड़कर देश में सर्वत्र गांधी जी के हड़ताल के विचार का स्वागत हुआ। लोकमान्य तिलक ने उनके इस विचार का जोरदार स्वागत किया तथा आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने देश का आह्वान 30 मार्च 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करने और उस दिन लोगों द्वारा व्रत रखने और प्रार्थना करने का आह्वान किया। इस तिथि को बाद में बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। इस तिथि के बदले जाने की सूचना देश के कुछ स्थानों पर न पहुंच सकी, क्योंकि दिल्ली भी एक ऐसा ही स्थान था। अतः वहां 30 मार्च को ही हड़ताल की गई। इस सिलसिले में दिल्ली में शासन की ओर से गोली चली, कुछ लोग मारे भी गए। अमृतसर में भी 30 मार्च को हड़ताल हुई, परंतु कोई अप्रिय घटना न घटी। अतः 6 अप्रैल को पुनः सारे देश में हड़ताल हुई और वो शांतिपूर्ण रही। 7 अप्रैल को दिल्ली आते हुए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में अहमदाबाद में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हड़ताल रही, जिसमें कई बार शासन की ओर से गोली चलाई गई। इन सब घटनाओं से देश में एक ऐसा उग्र वातावरण बना जिसमें महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाना संभव हुआ। 3. जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब प्रांत में 30 मार्च व 6 अप्रैल दोनों ही दिन हड़ताल हुई, शांतिपूर्ण रही। अमृतसर में भी इन दोनों ही दिन शांतिपूर्ण हड़ताल रही, पर उपराज्यपाल सर माइकल ओडायर की सरकार ने इसे पसंद नहीं किया। डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू को किसी सार्वजनिक बैठक को संबोधित न करने के आदेश जारी कर दिए गए। राम नवमी के दिन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करते हुए भारी भीड़ के साथ जुलूस निकाला गया। शांतिपूर्ण जुलूस को भी शासन उत्तेजना फैलाने पर उतारू था। उसने 9 अप्रैल को उक्त दोनों स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार करके नगर से बाहर भेज दिया। जब ये खबर नगर में फैली तो शहर में हड़ताल हुई और इसका विरोध अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए लोग जुलूस के रूप में डिप्टी कमिश्नर निवास की ओर चल दिए। जैसा कि हंटर कमीशन रिपोर्ट जांच समिति के प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है, जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण था, पर प्रशासन की ओर से जुलूस को अपने निर्धारित मार्ग पर न जाने देने के लिए मजबूर करने हेतु उस पर 2 बार गोलियां चलाई गईं। इस पर जनता द्वारा अनेक विध्वंसात्मक कार्य किए गए, जिस कारण नगर में सैनिक कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 10 व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए। 11 अप्रैल को मृतकों का संस्कार किया गया और उस दिन शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। 11 अप्रैल को जनरल डायर के नगर में आने पर अनेक गिरफ्तारियां हुई तथा सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। यद्यपि इसकी जानकारी जनता को दिए जाने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, इस कारण जनता की ओर से जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक सार्वजनिक सभा किए जाने की घोषणा कर दी गई। जनरल डायर के द्वारा इस बात का कोई प्रयत्न नहीं किया गया कि वहां सभा न हो, और जब वो सभा प्रारंभ हो गई तो वो स्वयं अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाई गईं। परिणाम स्वरूप सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए तथा लगभग 200 घायल हुए, जबकि सेवा समिति के अनुसार मारे जाने वालों की संख्या लगभग 500 तथा पंजाब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी लाला गिरधारी के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 1000 थी। इस कांड में एक बड़े पैमाने पर निर्मम नरसंहार हुआ तथा जैसे वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक में इंडिया ओल्ड एंड न्यू में लिखा है, चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह उबलते हुए इस मानव समूह पर 1650 गोलियां चलाई गईं। लोग निकलने के लिए संकरे रास्ते दौड़ते या गोलियों से बचने के लिए पेट के बल चलते। जनरल डायर ने स्वयं आदेश से ऐसे स्थानों पर गोलियां चलवाई जहां भीड़ सबसे अधिक थी और उसके बाद घायलों को रात भर रोते कराहते मरने के लिए बाग में ही छोड़ दिया। अमृतसर के उक्त हत्याकांड का भारतीय जनता के हृदयों पर जो बुरा असर पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया हमें असहयोग आंदोलन के रूप में देखने को मिली। पृष्ठ संख्या 89। 4.
सैनिक शासन का प्रचलन और दमन। अमृतसर के अतिरिक्त लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखपुरा व वजीराबाद में भी हिंसा भड़की और इस कारण पंजाब में सैनिक शासन अर्थात मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर में तो दमन की नीति अति हो गई। वहां सैनिक अदालतों में 298 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए, 51 को फांसी दी गई, 46 को आजन्म कारावास तथा 115 को विविध अवधियों के कारावास के दंड दिए गए। जनरल डायर ने कुछ विचित्र प्रकार के दंड दिए। जिस गली में एक अंग्रेज महिला शेरवुड पर आक्रमण हुआ था, उस गली में लोगों को पेट के बल चलने का दंड दिया गया। अमृतसर के नलों में पानी बंद कर दिए गए। लोगों को बेंत व कोड़ों से बेरहमी से पीटा गया। अधिकारियों के पास उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया। अनेक स्थानों पर किसानों पर भी गोलियां चलाई गईं तथा अंग्रेजों के सामने सलाम न करने तथा सवारी से न उतरकर चलने के लिए कोड़ों व बेतों की मार की सजा दिए जाने के आदेश दिए गए। इस प्रकार के दमन से, जैसा स्वाभाविक था, लोग गांधी द्वारा आहूत आंदोलन में कूद पड़े। 5. हंटर कमेटी और उसकी रिपोर्ट। पंजाब में जो कुछ हुआ उससे गांधी जी को बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से ये मांग की कि भारत से वायसराय को इंग्लैंड वापस बुला लिया जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की जाए और उसके लिए दोषी अधिकारियों को उचित दंड दिया जाए। इस पर लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी इसकी जांच हेतु नियुक्त की गई। कांग्रेस की ओर से भी पंडित मोतीलाल नेहरू व पंडित मदन मोहन मालवीय की एक समिति इसकी जांच हेतु गठित की गई। हंटर की मनोदशा ऐसी थी मानो उसने ब्रिटिश राज्य की रक्षा हेतु कोई बहुत बड़ा काम किया हो। हंटर कमेटी के समक्ष उसने गवर्नर से कहा था, मैं तो एक फौजी गाड़ी लेकर गया था, परंतु जाकर देखा तो बाग के भीतर वो घुस ही नहीं सकती थी और इस कारण उसे बाहर ही छोड़ देना पड़ा। मेरी इच्छा तो अमृतसर वालों को एक सबक सिखाने की थी। सरकारी कमेटी से जैसी आशा थी, उसने जनरल डायर के कृत्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठा लेकिन गलत कारण पर आधारित कहकर उसका पक्ष पोषण ही किया। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने कहा, जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेक नियति से काम किया। अलबत्ता परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने में उनसे गलती अवश्य हो गई। यही नहीं, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, तो ब्रिटिश इंडियन प्रेस ने उसे ब्रिटिश राज्य का रक्षक माना। ब्रिटेन में उसके समर्थकों ने उसे एक तलवार और 20,000 पाउंड की थैली भेंट की। भारत सरकार ने उसकी रक्षार्थ इंडेमनिटी कानून पास किया। ऐसी दशा में पंजाब की घटनाओं तथा सरकारी नीति के कारण एक ऐसे वातावरण की सृष्टि हुई जिसमें क्षुब्धता एवं विरोध की लहर सी दौड़ गई और उसका दर्शन हमें असहयोग आंदोलन के रूप में करने को मिला। खिलाफत आंदोलन तथा हिंदू मुस्लिम एकता। महासमर में तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरोध में लड़ा था। मुसलमान उसे अपना धर्मगुरु समझते थे। मित्र राष्ट्रों की ओर होना भारतीय मुसलमानों के लिए अपने धर्मगुरु का विरोध करना था। अतः भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों की सहायता इस शर्त पर की थी कि युद्ध के बाद तुर्की को हानि न पहुंचाई जाए। अंग्रेजों ने पहले तो इस शर्त को स्वीकार कर लिया, परंतु युद्ध के बाद उन्होंने इसे न निभाया और तुर्की का विभाजन करने की तैयारी होने लगी। भारतीय मुसलमानों की ओर से तुर्की के खलीफा की खिलाफत अर्थात खलीफा पद की रक्षार्थ आंदोलन चलाया गया। खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक प्रकार की मैत्री स्थापित हो गई और इस प्रकार खिलाफत आंदोलन देशव्यापी बन गया। अतः उपयुक्त वे परिस्थितियां थीं जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के सहयोगी से असहयोगी बना दिया और वे तथा उनके साथ संपूर्ण देश असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पृष्ठ संख्या 90।